आज हम देखेंगे कि कॉलबैक फंक्शन को मजीद कैसे देख सकें। पहले तो कॉलबैक की याद दहानी करें, रिमाइंड करा दें व्हाट इज कॉलबैक। कि फॉर एग्जांपल मेरे पास एक फंक्शन होता था और इस फंक्शन को इन्वोक करने के लिए मुझे कुछ डेटा चाहिए ताकि मैं इसको कंसोल में देख सकूं। तो इसके लिए क्या होता था, हम क्या करते थे कि फॉर एग्जांपल मैं कंसोल चलाता था और कंसोल में मेरे पास कोई भी डेटा आपको प्रिंट करना हो तो आ जाएगा। इसका मतलब ये कि ये सिंपल फंक्शन है। अब इसके अंदर हमने क्या किया था कि एक फंक्शन और बनाया था जो कि फंक्शन आपका आर्ग्यूमेंट पे रिसीव हो रहा था। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ बना देता हूँ माय न्यू फंक्शन। तो इस फंक्शन को आर्ग्यूमेंट में लेने के लिए आपको पैरामीटर में रिसीव भी करना होगा। अब जो चीज़ आपने रिसीव की है वो चीज़ आपको यहाँ पर बनानी भी पड़ेगी ताकि इसको पता लगे कि ये क्या है, हमारे पास एक आर्ग्यूमेंट और पैरामीटर और। अगर इसी पैरामीटर और आर्ग्यूमेंट को मैं कंसोल कर दूं तो मेरे पास कंसोल में कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर तो मैं ना कोई आर्ग्यूमेंट के अंदर वैल्यू दे रहा हूँ और ना पैरामीटर में उसको पास करवा रहा हूँ। तो इसके लिए क्या करेंगे, हमारे पास एक फंक्शन बनेगा फंक्शन, और मैंने कहा कि यही वाला मेरा फंक्शन हो जाएगा। ये मेरा फंक्शन हो चुका। ये बात आपको समझ आ गई कि मैंने एक फंक्शन बनाया जो कि मैंने मेन फंक्शन के आर्ग्यूमेंट में दे दिया। इसको कहते हैं कॉलबैक फंक्शन। यहाँ तक तो सारी बात क्लियर थी। इसको चलाने की कोशिश करते। मैंने कहा कि मैं यहाँ पर अगर कंसोल करूँ कंसोल डॉट लॉग और यहाँ पर मैं लिखूँ कि कॉलबैक फंक्शन। अब मैंने दो तीन काम कर लिए कि एक फंक्शन मैंने बनाया जो कि हमारे पास है मेन। एक फंक्शन मैंने उस मेन के आर्ग्यूमेंट में एक पैरामीटर दे दिया। उस पैरामीटर सॉरी आर्ग्यूमेंट दे दिया और उसको मैंने पैरामीटर से रिसीव कर लिया। जब मैंने रिसीव कर लिया तो रिसीव करने के बाद इसके साथ कुछ करना पड़ेगा मेन फंक्शन के अंदर। मेन फंक्शन के अंदर या तो उसको कंसोल कर दो, जैसे कि हम नाम, एज और ईयर वगैरह कंसोल करवा रहे थे। लेकिन चूंकि ये एक पैरामीटर और आर्ग्यूमेंट एक फंक्शन है तो अपने मेन फंक्शन को ये बताना पड़ेगा कि आपके पास जो ये माय न्यू फंक्शन की वैल्यू है ये एक फंक्शन है, इसको चला दो। तो क्या करेगा, जब मैं अब इस नए फंक्शन को चलाऊंगा मेन फंक्शन को, तो मेन फंक्शन चलेगा। मेन फंक्शन के अंदर एक कंसोल चल जाएगा हाय, और मैं इसको बोल देता हूँ इनसाइड मेन। मैं मेन फंक्शन हूँ। जब ये चल जाएगा तो ये नया फंक्शन देखेगा कि मेरे पास एक पैरामीटर के तौर पर एक वैल्यू दी थी, वो नीचे मुझे रिसीव हुई है लेकिन वो वैल्यू कॉल हो गई। इसका मतलब ये फंक्शन हो सकता है। तो इसके बाद ये दूसरा फंक्शन कॉल हो जाएगा, और ये जो दूसरा फंक्शन कॉल हो रहा है ये विद द हेल्प ऑफ मेन फंक्शन की वजह से हो रहा है। आपका मेन फंक्शन एग्जीक्यूट हुआ। एग्जीक्यूट होने के बाद जो इसके अंदर एक नया फंक्शन था वो आपके पास एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पर कंसोल में कोई वैल्यू देखने की कोशिश करूं तो क्या होगा भाई, यहाँ देखिए या यहाँ। ये मैं सिर्फ आपको कॉलबैक की थोड़ी सी रिमाइंड करवा रहा हूँ कॉलबैक फंक्शन क्या होता था। ये आपके पास दो फंक्शन चल गए, एक है इनसाइड मेन वाला और एक कौन सा चला। अब सवाल ये है कि अगर मैं इसको इन्वोक ना करूं, क्योंकि मैंने एक फंक्शन बनाया भी है, देखो ये मैंने फंक्शन क्रिएट भी कर दिया और इस फंक्शन को मैंने इन्वोक भी कर दिया, तो क्या ये फंक्शन चलेगा? दो काम किए मैंने, क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि मेन फंक्शन ही कॉल नहीं हुआ। जब मेन फंक्शन इन्वोक नहीं हुआ तो ये कैसे काम करेगा? तो मैंने नए फंक्शन को इन्वोक कर दिया और उसमें अंदर मैंने डेटा पास कर दिया जो कि एक पैरामीटर और आर्ग्यूमेंट के तौर पर एक फंक्शन रिसीव हो रहा है। अच्छा, ये मैं कहानी इसलिए बता रहा हूँ, उसको आगे आगे चल के हाई ऑर्डर फंक्शंस की तरफ जाएंगे ताकि आपको रिमाइंड थोड़ा सा हो जाए कि फंक्शन असल में काम कैसे करता है। यहाँ तक सबको बात क्लियर हो गई? एक फंक्शन बनाया मैंने, उसके अंदर एक फॉलोइंग की, तो हमारी लास्ट टाइम की कहानी थी। कुछ भी बन सकता है, कुछ भी बन सकता है ये। अगर आप इसको एरो फंक्शन बनाएंगे तो आप इसको एरो फंक्शन बना दो। कौन किसको? पैरामीटर वाले फंक्शन को यहाँ पर
कुछ भी बना दो, उस फंक्शन का नाम दे दो सिर्फ। हाँ सही है। अच्छा ये बन गया हमारे पास एक याद दहानी। अब आगे थोड़ा सा चलते हैं। लेट से मैं एक फंक्शन बना रहा हूँ, फंक्शन, और मैं इसको कैलकुलेट कर रहा हूँ, कोई वैल्यू कैलकुलेट कर रहा हूँ, वटेवर जो भी वैल्यू होगी अब इसको भी देख लेंगे। मैंने कहा कैलकुलेट, और यही कैलकुलेट वाली वैल्यू मैंने इन्वोक कर लिया, सिंपल फंक्शन बन गया। अब मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पर एक फंक्शन हो जाए, जैसे ही मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ तो मेरे पास कोई वैल्यू आ जाए। जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल ऐड कर रहा हूँ, लेट ऐड, क्या ऐड होगा भाई, एक नंबर 1 होगा और प्लस करके क्या आएगा नंबर। अब इसको नंबर 1 नंबर 2 तो चाहिए ना, कहाँ से दूंगा मैं, हाँ मैं इसको पैरामीटर में पास कर दे, नंबर 1 नंबर, बिल्कुल ध्यान से देखें क्या हो रहा है। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि ये जब ऐड हो रहा है, मैं इसको बोल रहा हूँ कि जब आप इसको ऐड करो ना, तो आप एक काम करो, इस ऐड को आप एक फंक्शन के अंदर रख दो, ऐड फंक्शन, और उसको कॉल करके आप इस ऐड को चला दो। लंबा काम कर रहा हूं देखो भाई, सिंपल। आप क्या करते, आप नंबर 1 नंबर 2 लिखते, नीचे 2 और 3 लिखते, तो ऊपर जाके क्या हो जाता। नहीं, मैं कह रहा हूं कि जो कैलकुलेशन होगी ना वो किसी और फंक्शन पे होगी, एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन से कॉल करवा, सिंपल। सही है भाई, यहां तक सब समझ आया। अच्छा जब ये कॉल होगी ना, तो अब ये फंक्शन मांगेगा कि ये फंक्शन है क्या, ये असल में काम क्या कर रहा है। बात समझ आ रही है। तो मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ, नीचे आ रहा हूँ, मैंने कहा फंक्शन। आप क्या करो, जब आपके पास कोई वैल्यू हो ना, कंसोल डॉट लो, तो आप इस एड को चला दो। ये बात सबको समझ आ गई। देखो मैं लंबा काम कर रहा हूँ, कंसोल किसी मेन फंक्शन में चलाना था, वो मैंने किसी और फंक्शन में चला दिया। अब इन दोनों फंक्शन को कनेक्ट कर लो, बात खत्म। और ये दोनों कनेक्ट कैसे होंगे, कॉल बैक की वजह से। अब कैसे कनेक्ट करो, कोई बता सकता है। अगर ये ऊपर वाली अगर बात याद हो गई, किसी एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन से कॉल बैक करवाने के लिए आपको दोनों को कनेक्ट करना पड़ेगा। सही है, तो इसको दोनों को कैसे कनेक्ट करें, क्या करवा दूं भाई। ये देखो सिंपल ये है कि मैं इसको एक वैल्यू दे रहा हूँ ना, यहाँ पर एक वैल्यू दे रहा हूँ, ये दो वैल्यू को प्लस हो रहा है। अच्छा मैं दो वैल्यू दे भी दे देता हूँ, 2 और मैंने दे दी। अब क्या करेगा, 2 और 3 इसको मिल जाएगा, यहाँ पर ये दोनों प्लस हो जाएंगे, और प्लस होने पर ये वैल्यू कहाँ चली जाएगी, 8 के अंदर। और 8 को मैं किसी फंक्शन के अंदर चला रहा हूँ। अब जब मैं किसी अंदर फंक्शन को चला रहा हूँ, तो उस फंक्शन को बनाना भी पड़ेगा ताकि मेन फंक्शन की वैल्यू को कंट्रोल कर सके, आंसर मुझे मिल जाए। तो इसी फंक्शन को मैंने बाहर बनाया, और इस फंक्शन को मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, कंसोल कर दिया। एक मिनट, अब समझ आएगा ना, कलर वलर चेंज हो गए, ये बात समझ आ गई। अब ये फंक्शन बोलेगा कि भाई आपके पास, आपने कंसोल में क्या करवाया, ऐड करवा दिया आपने, तो फंक्शन के अंदर डायरेक्ट वैल्यू रख दी, ये ऐड है क्या, ये मैं कहां से रिसीव करूं। तो ये जो ऐड फंक्शन कोई वैल्यू रिसीव करेगा, तो रिसीव करने के लिए हम इसको कहां रखते हैं, पैरामीटर में। तो मैंने बोला कि ये जो ऐड वाली वैल्यू होगी, ये यहाँ पर कैलकुलेट हो जाएगी, कैलकुलेट होने के बाद यही ऐड वाली वैल्यू कहाँ हो जाएगी। अच्छा अब थोड़ा सा रिमाइंड करवा, सिंपल फंक्शन दिमाग में ले आओ। एक फंक्शन जब कॉल हो जाता है, कॉल होने के बाद उसके अंदर आर्गुमेंट में वैल्यू होती है, पेरीमीटर में क्या हो जाती है, रिसीव। बस ये देखो, अब देखो ये एक फंक्शन है जो कि पेरीमीटर में कोई वैल्यू रिसीव कर रहा है, लेकिन आर्गुमेंट में मैंने नहीं दी। मैंने आर्गुमेंट में वैल्यू, भाई मुझे यहां पर ये करना चाहिए ना, ऐड फंक्शन, और मैंने बोला ऐड, ये होना चाहिए ना भाई, ये फंक्शन ऐड हो जाए और यहां पर इसको, तभी तो फंक्शन कंप्लीट होगा। लेकिन यही चीज मैंने क्या कर दी, किसी और फंक्शन में रख दिया, इसको कहते हैं कॉल बैक। इसको क्या कहते हैं, कॉल बैक। अब जो ये ऐड फंक्शन है ना, ये कॉल बैक फंक्शन है, क्योंकि ये ऐड फंक्शन जो है ये कोई आर्गुमेंट में रिसीव कर रहा है, कोई आर्गुमेंट में क्या कर रहा है, कोई और फंक्शन आर्गुमेंट में रिसीव कर रहा है। अब देखो क्या होगा, जब ये दोनों फंक्शन नंबर प्लस हो जाएंगे 2 और 3, यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर नंबर की जगह क्या चला जाएगा 2, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 8 क्या बन जाएगा 5। यही 5 मैंने क्या कर दिया, इसको यहाँ रख दिया। जब ये 8 आएगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, और यहाँ कंसोल में क्या हो जाएगा,
कोई मुश्किल है इसमें कोई? जी भाई। फंक्शन पास करना होता है कॉलबैक के लिए, हाँ, आर्गुमेंट में पास किया कोई फंक्शन, ये मैंने सिर्फ एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन से कनेक्ट कर दिया बस, कोई आर्ग्यूमेंट नहीं लिया, किसी मेन फंक्शन में आर्ग्यूमेंट चलाया नहीं। कॉलबैक फंक्शन तो अभी बनेगा इसके अंदर, ये मैं सिर्फ आपको क्या कर रहा हूँ, एक मेन फंक्शन के अंदर कंसोल होना था वो मैंने किसी और फंक्शन में रख दिया। बात समझ आ रही है? एक फंक्शन जो कि ये मैंने वैल्यू रख दी, इसको कंसोल करके यहाँ चला दो, किसी और फंक्शन में कंसोल देखने की क्या जरूरत है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको दूसरे फंक्शन में चला रहा हूँ। इसमें अभी तक कॉलबैक कोई नहीं आया, कॉलबैक फंक्शन अब इसके अंदर, क्योंकि कॉलबैक तभी आएगा जब आप कैलकुलेट में बोलोगे कि मैंने फंक्शन के साथ करना क्या है। जो अगली क्लास, पिछली क्लास में मैंने ऐड और सम वाला, सब्ट्रैक्शन वाला जो करवाया था, अभी तक तो हमने सिर्फ क्या कर दिया, एक कंसोल वाली वैल्यू को किसी और फंक्शन में रख दिया। अब अगर आप इसको चलाने की कोशिश करें तो क्या होगा भाई, ये 5 आ रहा है सिंपल, सही है। अब इसके साथ एक मसला है, मसला ये है कि आप एक फंक्शन बना रहे हो और दूसरा फंक्शन आप उसको वैल्यू दे रहे हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन किसी एक फंक्शन को कंसोल करने के लिए आपने पूरा फंक्शन बना दिया, विच इज बैड प्रैक्टिस। एक मसला ये आया। दूसरा मसला ये आया कि आप इस मेन फंक्शन के को प्लस के अलावा इसके साथ कुछ काम नहीं कर सकते हो। आप देखो ना, इस मेन फंक्शन के अंदर सिर्फ क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। तो मुझे ऐसे क्या करना चाहिए कि मेन फंक्शन के अंदर मैं एक फंक्शन का नाम रख दूं और दूसरा वाला जो फंक्शन है वो उसके अंदर प्लस करता रहे, माइनस करता रहे और मल्टीप्लाई करता रहे। तो इसके जो आंसर होगा, इसके जो सोल्यूशन होगा, वो हमारे पास होगा कॉलबैक फंक्शन। क्या होगा भाई, कॉलबैक फंक्शन क्या करेगा, मेन के अंदर एक फंक्शन जाएगा, उस फंक्शन को बताना होगा कि आपने करना क्या है, और उस फंक्शन को हम नीचे बना देंगे। इससे फायदा ये होगा कि अभी सिर्फ ये एक ही फंक्शन के अंदर सम हो रहा है, और सम के लिए मैंने एक पूरा फंक्शन बना दिया, जो कि अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं एक कॉलबैक फंक्शन बनाऊंगा, कॉलबैक फंक्शन को मेन फंक्शन में रख दूंगा और उसको बोलूंगा कि आप जब भी कॉल हो जाओ, कॉल होने के साथ ही आपके पास कोई भी वैल्यू हो तो आप क्या कर दो, इसको एग्जीक्यूट कर दो। तो कैसे होगा, आइए देखते हैं। अभी मैंने ये दो वैल्यू रख दी, दो वैल्यू को अगर मैं यहाँ पर num2 num1 कर देता हूं, मैंने ये दोनों वैल्यू रखी है। साथ ही साथ मैं इस मेन फंक्शन को बोल रहा हूं कि भाई आप क्या कर दो, एक कॉलबैक ले लो। ये मैंने कॉलबैक ले लिया, इसी कॉलबैक को मैं कहां चलाऊंगा, यहां पर चलाऊंगा कॉल, और कॉलबैक के अंदर क्या जाएगा, अब ये सारी चीजें हमें जरूरत, क्योंकि प्लस माइनस मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्ट ये सारी चीजें कौन करेगा, एक और फंक्शन करेगा, और वो हमारा क्या हो जाएगा, इसका कॉलबैक फंक्शन। वो लास्ट क्लास में हम पढ़ चुके थे। बात समझ आ रही है? इसके रिमाइंड करवा दो क्या भाई, ये सिंपल चीज थी। ये एक फंक्शन था हमारे पास, ये वाला मैंने कहा फंक्शन मेन के अंदर दो वैल्यू जाएगी, एक तो जाएगा num1, दूसरा जाएगा num2, और साथ में क्या जाएगा, कॉलबैक। और यहां पर मैंने कॉलबैक को कॉल कर दिया और मैंने कहा कि आपके पास क्या आएगा, अब इसको मैं कनेक्ट करवा दूंगा, ये कॉलबैक आएगा। अब कॉलबैक फंक्शन हमारे पास कोई ना कोई फंक्शन तो होने चाहिए। वो फंक्शन क्या हो सकते हैं, अब हम आजाद हो, हम प्लस का भी लगा सकते हैं, माइनस का भी। यहाँ पर ऐसे नहीं कर सकते थे, सिर्फ आप प्लस ही कर सकते थे बस। तो हम अब आजाद हो गए कि अगर हमें कोई और फंक्शन चाहिए होगा, लेट से मुझे चाहिए ऐड का, तो मैं एक ऐड का फंक्शन बना देता हूँ और मैं कहता हूँ कि रिटर्न में हमारे पास क्या होगा, a प्लस बी होगा, या होगा आपके पास num1 प्लस कुछ भी वैल्यू आप रख सकते हो, आपको सिर्फ यहाँ पर वो वैल्यू पास करनी पड़ेगी। बात समझ आ रही है? कोई वैल्यू अगर आप यहाँ पर पास करोगे तो वो वैल्यू आपको यहाँ पर रिसीव हो जाएगी। ये आपके पास रिटर्न आया। अब मैं मेन फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ, मेन फंक्शन को कॉल करने के लिए मैं सबसे पहले कंसोल लगा देता हूँ, कंसोल मेन, और मेन के अंदर क्या रख दूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं करता हूँ 4। साथ में करना क्या है वो बता, साथ में क्या करना है, मैंने कहा कॉलबैक चला रहा हूँ। कॉलबैक फंक्शन के अंदर मैंने क्या दिए, दो वैल्यूज, और वो दो वैल्यू जो कॉलबैक फंक्शन आएगा, यहाँ पर जो फंक्शन लिखा हुआ था वो फंक्शन मैंने यहाँ पर क्रिएट कर दिया। बात समझ आ रही है? अब यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 8, तो ये क्या करेगा,
ऐड करेगा। अच्छा यहाँ पर रिटर्न लगाने की जरूरत है क्या, क्योंकि कॉलबैक की वैल्यू को रिटर्न भी करनी होगी। तो ये क्या हो रहा है भाई, बस मैंने अब ये जो मेन फंक्शन है ना ये आजाद हो गया। आजाद का मतलब ये है आप यहाँ पर कोई भी फंक्शन बनाओ, आप यहाँ पर प्लस बना दो, यहाँ पर आप माइनस का बना दो, बस सिर्फ क्या कर दो यहाँ पर साइन चेंज कर दो, और जहां पे कॉल कर रहा हूँ ना उसको सिर्फ बोल दो कि ये क्या है, ये यहाँ पर नहीं कर सकते थे आप। ये पूरा फंक्शन मैंने सिर्फ क्या बनाया था, सिर्फ फंक्शन को कंट्रोल करने के लिए मैंने फंक्शन बनाया। अब हम आजाद हो गए। तो इसका मतलब ये है कि किसी भी मेन फंक्शन के आर्ग्यूमेंट पे, किसी भी मेन फंक्शन के आर्ग्यूमेंट पे एक फंक्शन कॉल हो जाता है तो इसे हम क्या कहते हैं भाई, कॉल बैक फंक्शन। यहाँ तक बात समझ आ गई, सबको समझ आ गई। अच्छा जी, ये जो कॉल बैक फंक्शन है ना भाइयों, ये कहाँ कहाँ काम करता है। हम अगर फंक्शंस की बात की जाए तो एक लफ्ज हमने सुना होगा, वो ये होगा कि हम बोलते हैं इसे हाई ऑर्डर। हाई ऑर्डर फंक्शंस क्या होते हैं, लेट से मैं वेरिएबल बनाता हूँ या कोई भी चीज बनाता हूँ, लेट से मैंने बनाया एरे, एरे के अंदर है 1 2 3 4 5 और 6 और 7। अब इस एरे के ऊपर फंक्शन चलाना, कैसे चलाओ, मैंने कहा वह न्यू एरे, सही है, इज इक्वल टू एरे डॉट करके एक फंक्शन आता है जिसका नाम होता है, अब मैं क्या लेगा, एक कॉलबैक फंक्शन लेगा। ये क्या लेगा, मैं इसको बोल देता हूँ कॉलबैक, क्या बोल देता हूँ भाई, बात खत्म। अब जब जब मैं लगेगा तो ये बोलेगा भाई आपने पैरामीटर पे कोई वैल्यू दे दी, इसको बनाना क्या है, इसको क्या करना है, इसके साथ करना क्या है। अगर ये आर्ग्यूमेंट में आपने कोई वैल्यू दी है तो इसको आपने क्या करना होगा, बताना होगा। तो मैंने कहा ये एक फंक्शन होगा, मैं यहाँ पर बता देता हूँ कॉल बैक, ऐसे। बात समझ आ रही है। अब क्या करूंगा, मैंने कहा यार जब ये फंक्शन बन जाए तो इसमें मुझे रिटर्न कर दो, कोई वैल्यू रिटर्न करो। अब एरे के ऊपर मैप के ये जो एरे है इसके ऊपर क्या चला, मैप ने एक फंक्शन ले लिया जो कि कॉलबैक है, क्या है, इसी कॉलबैक फंक्शन को मैंने बना दिया। बनाने के बाद इसके साथ मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अब आप क्या कर सकते हो कि एरे के अंदर जितनी भी वैल्यूज है ना, ये जितनी भी वैल्यूज है, इसको आप क्या करो, या तो इसके ऊपर या इसके ऊपर, मतलब ये जो कॉलबैक है ना ये पूरे एरे के एलिमेंट्स के ऊपर चलेगा। आपने क्या करना है वो आप खुद बता दो। अच्छा मैं बोल रहा हूँ कि इसको मैंने मल्टीप्लाई करना है या प्लस करना है या माइनस करना। मैंने बोला यार इसके अंदर जितनी भी वैल्यूज है क्या है, उस वैल्यू को कहीं पे तो रखना पड़ेगा ना, उसका कोई नाम तो होगा। ये सारी वैल्यूज है, मैंने इसको किसी वेरिएबल में रखा है, नहीं रखा तो उसका तो कोई नाम होगा ना, वैल्यू रख दो उसका नाम वैल्यू, और वैल्यू के साथ में क्या करूं +2 करूं। मैंने कहा कि ये जो कॉलबैक फंक्शन है ये सबके ऊपर चल रहा है, सबके ऊपर क्या हो रहा है, सबके ऊपर जब चल रहा है ना तो 1 के साथ भी 2 को प्लस कर दो, 2 के साथ भी 2 को प्लस कर दो। लेकिन ये जो वैल्यू है ना, वैल्यू ये इन सब के ऊपर वैल्यू चला रहा है, लेकिन ये वैल्यू तो मुझे कहीं से चाहिए होगा ना। अब इसको मैंने अपने फंक्शन में चलाने की कोशिश की है। फंक्शन के अंदर कोई भी आप वैल्यू लेते हो तो उसको आपने आर्गुमेंट में भी देना होता है और पेरीमीटर पे भी। तो इसी वैल्यू को मैंने क्या कर दिया, पेरीमीटर पे रिसीव कर दिया। बात समझ आ रही है। ये हमारे पास पूरा मैप का फंक्शन ऐसे चलता है, बिहाइंड द सीन ऐसे चलता है। मैप एक फंक्शन लेता है, फंक्शन के अंदर कोई वैल्यू होती है, उसी वैल्यू को आप क्या कर सकते हो, आपकी मर्जी प्लस कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो। अब देखो अगर मैं कंसोल के अंदर यहाँ पर न्यू एरे दे दूं, क्या देखो भाई, तो क्या हो चुका होगा, ये जो एरे है इसके ऊपर मैप लग गया होगा। मैप ने एक फंक्शन लिया होगा और फंक्शन यहाँ पर कॉल हो चुका है। इस ये जो 1 है ना ये बन चुका है, ये क्या बन चुका है, ये क्या बन चुका है भाइयों, क्यों, क्योंकि मैंने जब इसके ऊपर ये फंक्शन चलाया ना तो फंक्शन चलाने के बाद मैंने इन सबको किसमें बंद कर दिया,
वो वैल्यू मैंने पेरीमीटर से रिसीव कर दिया और इसी को मैं यहाँ पर लगाना चाह रहा हूँ। ये जो मैंने पेरीमीटर में रिसीव कर दिया, आपने इसको कॉल कहा कि उसको मैंने यहाँ पर कॉल कर दिया, अभी जो मैंने आपको ये वैल्यूज दिखाई। सही है भाई, सब के ऊपर वैल्यू चला और उस वैल्यू के साथ आप क्या कर सकते हो आप बता दो। मैंने कहा कि जो भी वैल्यू आएगी ना 1, उसके साथ प्लस क्या करना है 2 करना। तो आप देखो क्या होगा न्यू एरे में, हर वैल्यू के साथ 2 प्लस होना। ये मैप है, ये क्या है भाई मैप। एक नया एरे से बनाया, नए एरे बनाने के बाद इसने एक फंक्शन चलाई जो कि कॉल बैक होता है। अब इसको लिखने के हमारे पास बहुत सारे तरीके, हम आसानी से क्या कर रहे होते हैं, हम इसको ऐसे कर रहे होते हैं कि इसको मैंने बंद कर दिया, मैं आता हूं यहां पर, मैंने कहा वार न्यू एरे इज इक्वल टू एरे डॉट मैप, और हम इसको ऐसे बता देते हैं डबल, कि बाहर में फंक्शन नहीं बना रहा, अंदर ही फंक्शन बना रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूं भाई, अंदर ही फंक्शन बना रहा हूं, और फंक्शन के अंदर जो ये वैल्यू थी ना पेरीमीटर जो रिसीव करा था, वो मैं कहाँ लिख रहा हूं यहाँ पर। और अगर आपने इसको एरो फंक्शन बनाना होगा तो ऐसे रख दो डायरेक्ट, अगर एरो नहीं बनाना होगा तो आप इसको क्या बोल दो फंक्शन वैल्यू ऐसे। सही है भाई, और यहां पर आप ऐसे कर, जो फंक्शन में बाहर बना रहा था कॉल बैक वाला, वही फंक्शन मैंने कहा बना दिया, एक ही बात है। सही है भाई, आपने जो फंक्शन बनाया उस फंक्शन को आप क्या कर रहे हो, उसको आप बोल दो यही वाली वैल्यू मैं कर रहा हूं। बात समझ आ रही है, सेम काम यही हो रहा है। एक तरीका और होता है जो कि हम यहां पर कर रहे होते हैं, मैंने यहां से ये उठा रहा हूं, जो कि हम ज्यादातर यूज कर रहे होते हैं। फंक्शन ऐसे बनाते नहीं है, फंक्शन का नाम नहीं लिखते और हम इसको डायरेक्ट ऐसे कर देते। सही है भाई, यहां पर मैंने ऐसे किया, इसके साथ क्या कर, अच्छा इसलिए ये ऐसे बनाते हैं कि अगर हमने एक ही लाइन में काम करना हो तो आसानी के लिए हमें अभी रिटर्न लगाने की जरूरत नहीं है, हमें स्कोप बनाने की जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ क्या लिख दे वैल्यू और प्लस में क्या लिख दे, बस आपका फंक्शन बन चुका है। इसीलिए ज्यादातर एरो फंक्शन बनाते। तो आपने पहले क्या किया, एक पूरा फंक्शन बनाया अलग से, उस फंक्शन का जो नाम था वो आपने इसको यहाँ पर दे दिया। फिर हमने ये देखा कि एक फंक्शन को डायरेक्ट मैप के अंदर ही कॉल कर दो, बाहर बनाने की जरूरत नहीं है। फिर हमने ये देखा कि एरे के अंदर भी आप डायरेक्ट ऐसे काम कर सकते डायरेक्ट। या तो कोई मसला हो तो देख लो भाई, इसको उठाओ भाई, मुंह हाथ धो, क्या हुए बाहर बैठ जाओ, यहाँ जाओ जल्दी से मुंह हाथ धो। क्या लिख सकते हैं, अच्छा ये जो मैप है ना, ये आपके पास दो चीजें लेता है। सही है, एक ये लेता है कि आपने करना क्या है, पूरे फंक्शन के ऊपर करना क्या है। एक सेकंड वैल्यू भी इसको दी जाती है। सही है, क्योंकि अगर हमारे पास डेटा बहुत ज्यादा है ना, तो हर डेटा का अपने एक यूनिक नाम होता है, आईडी होती है, स्लग होता है, कुछ भी होता है, आईडी होती है वैसे। तो हम क्या कर रहे होते हैं, हम इसको बता रहे होते हैं कि एक आपके पास फंक्शन है जो क्या ले रहा है, वो फंक्शन का नाम ले रहे। सही है, और साथ ही साथ क्या ले रहे होते हैं इंडेक्स। अब ये इंडेक्स को भी हम चला सकते हैं, कहां पर चला सकते हैं, अगर हमारे पास ऊपर ज्यादा डेटा होगा तो हम इसको बता सकते हैं कि ये पूरे डेटा हमारे पास जो है ये किसमें इंडेक्स में। वो ये तब पॉसिबल होगा और आपको समझ तब आएगा जब इसके अंदर नंबर्स नहीं होंगे, बाकायदा से ऑब्जेक्ट पड़ा होगा, और उस ऑब्जेक्ट को मैं यहाँ पर क्या कर दूं, कंसोल कर दूं। बात समझ आ रही है, जैसे कि अगर मैं यहाँ पर लिखूं, मैंने यहां पर लिखा कॉन्स्ट ऑब्जेक्ट, या एरे ही लिख दूं एरे, और इसके अंदर मैं ऑब्जेक्ट बना देता हूं, मैंने लिखा नेम एज। अब ये ऑब्जेक्ट होता है, एक से मैं ज्यादा बना देता हूं। सही है भाई, ये हमारे पास क्या आ गई, 3 ऑब्जेक्ट आ गए जिसमें हमारे पास नेम और एज है।
आप क्या करेंगे, जब इसके ऊपर मैप चलाएंगे ना, तो मैप को चलाने के बाद आप इसको देखेंगे। मैंने बोला यार ये जो मैं मैप चला रहा हूँ, अब इसको मैं दो चीजें देख रहा हूँ, क्या करूँ, इसको मैंने नीचे कर दिया ताकि एक से ज्यादा काम कर रहा हूँ, तो आपको स्कोप या रिटर्न की वैल्यू लगानी चाहिए। अच्छा क्या होगा, यहाँ पर सारी वैल्यूज आएगी और वैल्यूज के साथ क्या होगी, प्लस प्लस। अब मैं यहाँ पर ये प्लस प्लस नहीं कर रहा, कुछ भी नहीं कर रहा, मैं यहाँ पर सिर्फ क्या कर रहा हूँ, न्यू एरे को रिटर्न कर रहा हूँ। तो आपने क्या करना होगा, न्यू एरे को रिटर्न करना होगा। तो क्या होगा यहाँ पर ये जो वैल्यूज मैं ले रहा हूँ, यहाँ पर अभी वैल्यूज कुछ भी नहीं ले रहा ना, कोई फंक्शन का नाम कुछ भी नहीं ले रहा। जब आप इसको रेंडर करोगे ना, रेंडर करने के बाद आपने इसको बताना होगा कि भाई ये जो पूरा मैप चल रहा है ना, ये पूरा मैप ये क्या हो रहा है, इसके अंदर एक हाई ऑर्डर फंक्शन हो ताकि इस पूरे ऑब्जेक्ट के ऊपर ये फंक्शन चल जाए। तो इसके नाम अभी एरे वैल्यू नहीं, बल्कि क्या रख सकता हूँ, मैप के अंदर भी जब हम चलाते हैं इसको हम क्या बोलते हैं, इसको डेटा। और यहाँ पर जो रिटर्न में आएगा, रिटर्न में क्या आएगा, यहाँ पर अब ये रिसीव हो जाएगा। रिसीव होने के बाद आप क्या करोगे, जब आप इसको देखोगे तो हमारे पास क्या आ रहा है, 3 ऑब्जेक्ट आ। अभी को 0 पे क्या मौजूद है, 1 पे क्या मौजूद है। अब जब आप इसको रिएक्ट के अंदर या किसी भी और वैल्यूज के अंदर इसको रेंडर करोगे ना, तो आपके पास एक एरर आएगा। एरर नहीं होता, जिसे वार्निंग होती है कि भाई आप जब सबके ऊपर डेटा चला रहे हैं, हर डेटा के पास अपनी एक आईडी है। क्या है, अभी तो मैंने नहीं दी, लेकिन हर ऑब्जेक्ट के अंदर क्या होती है, यूनिक, और उसी आईडी से ही लोगों को हम देख रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल आपका जितने भी डेटा चलाने में पड़ा हुआ है, तो आपके पास एक यूनिक, उसी यूनिक आईडी से हम आपको पहचानते हैं। नाम तो सेम हो सकते हैं, अब्दुल्ला 2 हो सकते हैं, लेकिन वो आईडी हमने यहाँ पर एक्सेस करनी होगी। वो आईडी क्या करनी होगी भाई, फिर हम इसको बता रहे होंगे कि फॉर एग्जांपल अगर हम रिटर्न के अंदर कोई और की बनाए, हम एलाई बना सकते हैं। ये तो अभी हम सिंपल जावास्क्रिप्ट के अंदर काम कर रहे हैं। जब हम फिर जावास्क्रिप्ट और रिएक्ट के अंदर दोनों को एक साथ काम करेंगे, जो इसकी फाइल होती है JS या होती है TSX टाइपस्क्रिप्ट या होती है JSX, तो उसके अंदर फिर हम इसको आईडी भी देते हैं। इसको क्या देते हैं, यही आईडी हम इसको देते भी है। अभी तो सिंपल शो हो रही है ना, यही फिर हम इसको देते ताकि इसके अंदर रेंडरिंग में कोई इश्यूज ना आ जाए। सही है भाई। तो ये मैप असल में 2 वैल्यूज लेता है, एक डेटा लेता है और एक क्या लेता है, इसको हम ऐसे शो करवाते हैं सिर्फ आई के साथ। और वो आई हम कहा देते हैं, लेट से मैं यहाँ पर एक JSX का सिंटेक्स बना देता हूँ। मैं बोलता हूँ कि भाई मेरे जितने भी डेटा है उसको कहाँ दिखा दो, लिस्ट आइटम में दिखा दो। लिस्ट आइटम में कैसे दिखाऊं, मैं बोलूंगा कि भाई डेटा के अंदर जाओ और डेटा के अंदर क्या मौजूद है, और यहाँ पर मैं इसको ऐसे बता सकता हूँ कि डेटा के अंदर क्या मौजूद है। अब ये बोलेगा कि अगर हर एलिमेंट के अंदर अपनी की है लिस्ट आइटम, तो यहाँ मुझे की दे दो, यहाँ मुझे, मैं बोलता हूँ की एरी क्या है, की क्या है, और यहाँ पर मैं हर नंबर को की भी दे देता हूँ। की हमारे पास क्या हो सकती है, आईडी हो सकती है। यहाँ पर मैंने ID 1 दे दी, यहाँ पर मैंने क्या दे दी है। तो मैप हमारे पास 2 चीजें लेता है, एक लेता है इंडेक्स और एक वो वैल्यू लेता है जिसके ऊपर आप पूरे फंक्शन चला रहे। बात समझ आ रही है। तो ये हमारे पास इस तरह से बिहेवियर होता है। मैप हमारे पास 2 चीजें लेता है, पता नहीं यहाँ पर चलेगा या नहीं। सिंपल जावास्क्रिप्ट के अंदर ये नहीं चल रहा। सही है भाई, ये बात समझ आ गई। इसको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स नहीं करते अभी हम चलते हैं एरे। तो हमारे पास हो गया मैप कैसे काम करते हैं, वो मैंने आपको अभी बता दिया। अच्छा इसके अलावा क्या है, ये हो गया हमारे पास मैप। जी भाई, मैप देखो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, एक एरे बना रहा हूँ, उस एरे के अंदर पूरा डेटा है। मैं हर डेटा के हर एलिमेंट पे कोई एक और फंक्शन चला रहा हूँ। तो मैप ये कर रहा होता है कि आपके डेटा के अंदर हर एलिमेंट के ऊपर फंक्शन चलाता है, हर एलिमेंट के ऊपर क्या करता है, और उस फंक्शन के अंदर करना क्या है वो आपकी मर्जी है, आप उसको बता दो। मैंने इन सब के ऊपर फंक्शन चलाया और उस फंक्शन का मैंने क्या नाम दे दिया, मतलब उसको मैंने कहां पर स्टोर कर दिया, वैल्यू में। अब इसके साथ करना क्या है वो आपने यहाँ पर बता दिया कि हर नंबर के साथ 2 को प्लस करना। तो मैप क्या करता है, एक नया एरे रिटर्न करता है। उस नए एरे के अंदर आपने क्या करना है वो आपने बताना है इसको। आप चाह रहे हो कि मेरे पास एक एरे है जिसके अंदर बहुत सारे नंबर्स है,
मैं एक नया एरे बनाऊं और उस सारे नंबर के साथ कोई मल्टीप्लिकेशन कर दूं, सब्ट्रैक्शन कर दूं। ये यूजुअली कहाँ काम आता है कि अगर आपके पास किसी यूजर का बहुत सारा डेटा हो और उस डेटा के ऊपर फंक्शन चलाना हो, ताकि फंक्शन चलाने के बाद हर डेटा एक एक मरतबा आ जाए और उसके अंदर मैं उसका नाम, टाइटल, सारी चीजें देख सकूं। अभी आगे आगे चल के मैं आपको एक एपीआई भी फेच करके दिखा देता हूँ कि मैप का यहाँ पर क्या काम है। सही है भाई, ये हमारे पास हो गए मैप। इसी तरह हमारे पास होता है किसी एक फंक्शन के ऊपर दूसरा फंक्शन चला देना। सही है। अच्छा, एक ये आ गया, एक मैं ये बोलता देता हूं कि वार नियो एरे, ये मैंने एक नियो एरे बना दिया, नियो एरे, एरे डॉट फॉर ईच। ये भी क्या है भाई, हाई ऑर्डर फंक्शन। क्या है ये भी क्या करता है कि पूरे एरे के ऊपर फंक्शन चला देता है। अब इसके साथ क्या करना है वो आप इसको बता दो। तो मैंने बोला फॉर ईच, अब इसके साथ मैं वही काम कर देता हूँ, कॉल बैक दे देता हूँ। सही है भाई, इसी कॉल बैक को मुझे यहाँ पर बनाना पड़ेगा, फंक्शन कॉल बैक, और इसके साथ करना क्या है, मैंने कहा रिटर्न कर दो वैल्यू। वैल्यू में कहाँ से लूंगा, वैल्यू में इसको पैरामीटर से रिसीव कर दो, और वैल्यू के साथ मैं वही काम कर रहा हूँ, टू को। अब आप देखिए, मैं जब कंसोल करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग नियो एरे, नियो, अब देखिए मैंने एक एरे बनाया, उसके ऊपर क्या चलाया, फॉर ईच, वही सेम काम। ये क्या आ रहा है, क्यों भाई, भाइयों क्या हुआ, ये मैप के ऊपर तो चल गया था, फॉर ईच के ऊपर क्यों नहीं चल रहा। आपने ज़बानी एक बात सुनी होगी कि फॉर ईच कुछ रिटर्न, वो ये कहानी होती है। जब फॉर ईच के ऊपर आप एक फंक्शन लगाते हो ना, हाई ऑर्डर फंक्शन लगाते हो फॉर ईच का, और जिसके ऊपर आपने फंक्शन लगाया हो, उसी एरे के अंदर आप एक नया एरे कर रहे हो या कोई मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो, आप चाह रहे हो कि नया एरे बन जाए, तो फॉर ईच ये काम, हाँ फॉर ईच ये कहता है कि भाई आप ये ना करो, आप ये ना करो, आप इसको यहां पर ना रखो, आप इसको यहां पर ना रखो, उसी के ऊपर ही चला दो। तो फॉर ईच कोई चीज रिटर्न नहीं करती, हाँ अगर आपने उसी एरे के ऊपर ही चला दिया, उसी एरे के अंदर, तो फिर आपके पास रिटर्न में वैल्यू आ जाएगी। बात समझ आ रही है। इसका मतलब ये है कि अगर हम नए वेरिएबल में कोई वैल्यू स्टोर कर रहे हैं तो ये कॉपी नहीं बनेगा, एग्जिस्टेंट कोई चेंज कर लेता है, लाइक स्प्लाइस और स्लाइस। स्लाइस क्या करता है, नियो एरे, और स्लाइस क्या करता है, उसी को ही मॉडिफाई करना होता है। ये देखो यहां पर भी मैंने क्या कर दिया, अब नियो एरे नहीं बल्कि क्या चलाऊंगा, तो क्या कर दिया इसने, अब देखो इसने भी क्या कर दिया, कोई वैल्यू रिटर्न बिल्कुल सेम आ गई, क्योंकि ये इसको मॉडिफाई कर नहीं रहा। इसका मतलब ये है कि इसको ऊपर हम सिर्फ लूप चला सकते, हम इसके ऊपर क्या कर सकते हैं, सिर्फ लूप चला सकते हैं, और लूप चलाने के बाद इसके अंदर हम कोई वैल्यू ले सकते हैं, उस वैल्यू के अंदर कुछ नहीं कर सकते, उस वैल्यू के अंदर हम कुछ नहीं कर सकते। यहां तक बात समझ आ गई। इसलिए बोलते हैं कि फॉर ईच कोई रिटर्न नहीं करता। मैंने यहां पर क्या लगा दिया, अब इसको ओरिजिनल वैल्यू देख रहे हो तो क्या बोल रहे हैं, हाँ अगर आपने यहां पर ही कंसोल लगा दिया, इस फंक्शन के अंदर ही कंसोल लगा दिया, आप चाह रहे हो कि मैं यहां पर एक कंसोल लगाऊं, एक कंसोल लगा दूं और इसके वैल्यू ले लूं, और वैल्यू के साथ क्या करूं मैं, ये देखो क्या कर रही है, हर वैल्यू के साथ ये अब एक फंक्शन बार बार चल रहा है, हर एक फंक्शन क्या हो रहा है, और यहाँ पर सिर्फ दिखा रहा है, रिटर्न में कुछ भी नहीं कर। ये देखो इसने क्या कर दिया, एक मरतबा पूरा फंक्शन चलाया कॉल बैक इसके ऊपर, पूरा फंक्शन चलाया और साथ में क्या प्लस कर दिया, ये कहानी खत्म। दोबारा से इसने चलाया पूरा फंक्शन, जब पूरा फंक्शन चलाया इस 2 के ऊपर, तो 2 के अंदर क्या कर दिया, तो देखो एक मरतबा 3 और एक मरतबा 4 और एक प्लस, और ये एरे में भी नहीं आ रहा डेटा, मैप वाला डेटा किस में आ रहा था, इसका मतलब वो न्यू एरे रिटर्न करता है, इसके अंदर एरे में भी नहीं आ रहा, ये मैंने सिर्फ फंक्शन चलाया।
जब भी कॉल बैक हाई ऑर्डर फंक्शंस की बात आती है तो ये फॉर ईच हो गया, मैप हो गया, कुछ भी हो गया, एक काम तो ये सारे जरूर करते हैं कि इस सब एरे के ऊपर आइट्रेशन करते हैं। इन सब के ऊपर क्या करते हैं भाई? आइट्रेशन, लूप चलाते हैं। फॉर लूप भी कुछ रिटर्न नहीं करता, वो भी सिर्फ आपको कंसोल में वैल्यू दिखा देता है। हाँ, करना क्या है उसके साथ, सबके ऊपर लूप चला दो और लूप में उसमें फंक्शन चला के उस फंक्शन के साथ कुछ करना हुआ आप कर दो। सही है भाई। अगर आप सिर्फ कोई डेटा देख रहे हो अंदर से, इंडेक्सिस कर रहे हो या फिल्टर चला रहे हो या कुछ भी कर रहे हो कि मैं सबके ऊपर लूप चला के कोई वैल्यू देखूँ हुई है या नहीं, एग्जिस्ट करती है क्या नहीं, उसके लिए तो फॉर लूप सही है। अगर रिटर्न में कुछ चाहिए ना तो आपको फिर चलाना होगा मैप चलाना होगा। यहाँ तक बात समझ आ गई भाई? बात सबको समझ आ गई? थोड़ा सा देख लो इसको कि ये क्या कर रहे हैं। अगर कोई प्रैक्टिस भी करना चाह रहे हो तो 5 मिनट के लिए प्रैक्टिस कर लो, वरना आगे आगे जाएंगे फिर समझ नहीं आएगा। अच्छा जी, मैंने बनाया फंक्शन, बड़े ध्यान से देखें। मैंने बनाया ये फंक्शन नंबर 1, फंक्शन नंबर 1। इस फंक्शन के अंदर क्या जाएगा? कॉल बैक। यही फंक्शन में यहां पर क्या कर रहा हूं? कॉल बैक। मैंने लिखा फंक्शन 1, फंक्शन 1, इसको मैं चला रहा हूं, इसको मैं क्या दे रहा हूं? सही है भाई। एक मैंने बनाया फंक्शन 2, दो हो गई, इसका नाम क्या रख देता हूं? एक मैं बना देता हूं यहां पर फंक्शन 3। देखिए यहां पर क्या हो, पता नहीं, देखो भाई फंक्शन इज लाइक अ ट्रीट करते वेरिएबल की तरह। क्यों आएगा एरर? 2 बना सकते हो, 3 भी बना सकते हो। हाँ, वो नहीं, इस डायरेक्ट बना सकते हो। अच्छा ये क्या हो रहा है भाई, कोई समझा सकते क्या हो रही है? जो फंक्शन मैं यहाँ बना रहा हूँ वही फंक्शन में इसको कहाँ दे रहा हूँ? पैरामीटर में। आर्गुमेंट में क्या दे रहा हूँ इसका? यही वाला पैरामीटर। यहाँ पर क्या दे रहा हूँ मैं? यही वाला। यहाँ पर मैं क्या दे रहा हूँ? ये वाली वैल्यू। इसका मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग चलाऊं, कंसोल डॉट लॉग के अंदर, और मैं यहाँ पर क्या दूँ? फंक्शन 1। एक चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, चलेगा या नहीं, या किसी कोई को टू यहाँ पर आया। अब इसको चलाना है तो क्या करूं भाई? इन सबको चलाना है, क्या करूं? एक इन्वोक करना पड़ेगा ना हमें, या कोई भी फंक्शन चलाना पड़ेगा। अच्छा इसको और सिंपल कर देते, ये जो मैं फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ ना, ये मैं कॉल ना करूं, ये मैं क्या करूं? कॉल ना करूं। अब देखिए क्या होगा, मैं इसको बोल रहा हूँ कि भाई एक फंक्शन 1 है, फंक्शन 1, इसको कॉल करो। इसको जब आप कॉल करोगे ना, तो कॉल करने के बाद आप इसके अंदर फंक्शन 2 भी रख दो। आप क्या रख दो? फंक्शन 2 भी। इसको कैसे रखते? डायरेक्ट करें इसे। मैंने कहा आप इसके अंदर क्या रख दो? फंक्शन 2। और जब फंक्शन 2 रख दो तो फंक्शन 2 के अंदर आप क्या रख दो भाई? फंक्शन 3 रख दो। और जब फंक्शन 3 रख दो तो फंक्शन 3 के अंदर क्या रख दो? कुछ नहीं है ना, इसको कंसोल कर दो। इसको क्या कर दो? ये मेथड आई थिंक हमने देखा था W3 स्कूल में था, देख लेंगे इसको। फंक्शंस रनिंग, ये मैं क्या कर रहा हूं? अच्छा ये समझ आ रहा है?
मतलब देखने में थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है कोड को देखने में। देखो मैंने एक फंक्शन को कॉल कर दिया, मैंने उस फंक्शन को कॉल करते हुए दूसरा फंक्शन कॉल कर दिया, उसके अंदर क्या कर दिया, तीसरा फंक्शन कॉल कर दिया और इसको चला रहा। तो ये क्या हो रहा है, एक फंक्शन रन हो रहा है, उसके अंदर क्या हो रहा है, इसको कहते हैं ड्रिबलिंग। इसको क्या कहते हैं, मतलब पहले अंदर वाला फंक्शन, फिर उसके बाद दूसरा वाला, फिर उसके बाद ये ऊपर वाला, फिर उसके बाद ऊपर वाला कॉल हो रहा है। ये जो फंक्शन कॉल्स हो रहे हैं ना सारे, इसको देखो क्या हो रहा है, पहले ये वाला कॉल हो रहा है, फिर कौन सा वाला कॉल हो रहा है, और फिर कौन सा, ये अभी लिखने में भी मुश्किल है, और इस फंक्शन के अंदर कोई काम करना हो तो उसमें भी बनाने में भी क्या है भाई, मुश्किल है ये। इसको हमारे पास कहते हैं यहाँ पर कॉलबैक हेल्प। क्या कहते हैं, इसका मतलब ये है कि ये नेस्टेड है। क्या है भाई, नेस्टेड कॉलबैक। आपने नेस्टेड फंक्शन तो पढ़ लिया ना, फंक्शन के अंदर फंक्शन को कॉल कर दो, तो ये हमारे पास क्या है, नेस्टेड कॉलबैक। अब इसका इशू ये है कि ये हार्ड टू रीड होता है। क्या होता है भाई, हार्ड टू रीड, सही है, या डिफिकल्ट टू मॉडिफाई, मतलब कुछ भी मुश्किल हो जाता है। तो अगर आप इसको ऐसे लिखते हो ना, ऐसे लिखते हो, इसको लिखने के बजाय ये है कि आप पूरे फंक्शन बना रहे हो, फंक्शन के अंदर इसको कॉल कर रहे हो, फिर ये कर रहे हो, फिर ये कर रहे हो, और आप पूरा फंक्शन इस तरह बना रहे हो। इसके एक आसान तरीका फिर ये लोग आपको बताते हैं कि आप यूज कर सकते हो इसकी जगह प्रोमिस। क्या यूज कर सकते हो, प्रोमिसेस यूज कर सकते हो। क्योंकि अगर आप ये कर रहे हो कि अगर ये फंक्शन पास हुआ तो इसके अंदर ये चला दो, अगर ये पास हो तो इसके अंदर क्या चला दो। देखो अगर ये फंक्शन चलेगा, ये एग्जीक्यूट होना सक्सेसफुल हो जाएगा तो तब ये जाएगा ना, और जब अगर ये सक्सेसफुल हो जाएगा तो इसके अंदर ये वाला चलेगा, जब ये सक्सेसफुल हो जाएगा तो ये चलेगा। सही है, ये एक इजलाय का प्रोमिस है। क्या है, लेकिन ये मुश्किल है लिखने में। मैं एक फंक्शन दे रहा हूँ कि भाई ये पास हो जाए तो फिर कॉलबैक में एक और फंक्शन है, अगर वो भी पास हो जाए तो फिर कॉलबैक में एक और फंक्शन, इसको भी चला दो। तो जावास्क्रिप्ट कहते हैं कि भाई इसको अच्छी तरीके से आसानी से लिखने के लिए हमारे पास क्या आता है, प्रोमिसेस। क्या आते हैं भाई, प्रोमिसेस का बताओ, अभी तो स्टार्ट नहीं हुआ ना भाई। प्रोमिसेस क्या है कि भाई आप एक फंक्शन बनाते हो, उस फंक्शन के पैरामीटर में आप बोल देते हो कि या तो ये रिजोल्व होगा और या तो क्या होगा, ये रिजेक्ट हो जाएगा। अगर रिजोल्व हो गया तो ये चला दो, अगर रिजेक्ट हो गया तो। अब प्रोमिसेस को लिखने का फर्क है बस, प्रोमिसेस और कॉलबैक के अंदर कोई भी फर्क नहीं है, सिर्फ फर्क क्या है, लिखने के तरीका आसान हो। प्रोमिसेस कैसे बनाए जाते हैं, प्रोमिसेस आपके पास ऐसे होते हैं कि आप बनाते हो, फॉर एग्जांपल मैं बनाता हूं यहाँ पर फंक्शन, या मैं डायरेक्ट इधर बना देता हूं वार वैल्यू, एक वैल्यू दे रहा हूं, और यहां पर हम इसको लेते ऐसे न्यू प्रोमिस। अब ये न्यू प्रोमिस क्या क्या लेता है, न्यू प्रोमिस है, ये एग्जीक्यूट होता है, या तो रिजोल्व हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। ये फंक्शन दो चीजें लेता है, ये जो है उन्होंने ये दो चीजें लेता है। सही है भाई, क्या लेता है, एक लेता है ए और एक क्या लेता है बी। ए का मतलब ये है पहला वाला चलने वाली वैल्यू, और दूसरी क्या होती है, बाद में चलने वाली। जरूरी नहीं है कि आप इसका नाम यही रख दो, आसानी के लिए समझने के लिए लोग रखते हैं रिजोल्व और रिजेक्ट। अगर सोल्व हो तो क्या करेंगे, रिजोल्व में जाएगा, अगर रिजेक्ट हुआ तो रिजेक्ट में आएगा। इसके और भी नाम हो सकते हैं कि अगर मैं आपको बता दूं यहाँ पर W3 स्कूल, इसमें अगर मौजूद हो क्या है, प्रोमिस। हाँ ये एसिंक का वेट के अंदर हो सकता है, एसिंक्रोनस होते हैं ना ये, एसिंक्रोनस। देखो प्रोमिस, प्रोमिसेस वर क्रिएटेड टू मेक एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट। अच्छा, एसिंक्रोनस और सिंक्रोनस के बारे में तो मैंने डीपली बताया था आई थिंक, कि सिंक्रोनस क्या होता है, एक टास्क कंप्लीट होता है, वो जब तक कंप्लीट नहीं होता तो दूसरा वाला रन नहीं होता, जैसे कि हम सिंपल कंसोल चला रहे। एक होता है एसिंक्रोनस, क्या होता है भाई, इसके बारे में पता था आपको,
देखो कैसे, कि अगर मैं यहाँ पर चलाऊं ना कंसोल डॉट, मैं चलाऊं कि फर्स्ट कंसोल, इसको देख लो, ये ही प्रोमिसेस का हिस्सा है। फर्स्ट कंसोल, सेकंड कंसोल और थर्ड कंसोल। अभी के लिए इसको आप अगर देखें तो क्या होगा, सिंपल, तीनों, फर्स्ट कंसोल, सेकंड कंसोल और थर्ड कंसोल। अगर आपका कोई सेकंड वाला कंसोल हो और वो कंसोल किसी और ऐसे फंक्शन के अंदर बंद हो जो कि एसिंक्रोनस हो, जो कि थोड़ा सा टाइम लेता हो, टाइम लेने के लिए हमारे पास सबसे पहले क्या होता है, सेट टाइम। ये जो सेट टाइम आउट होता है ये भी इसी तरह ही काम कर रहा होता है। आप इसको ऐसे बनाए और इसके अंदर ये कंसोल होता है, आपने कंसोल लगा, सेट टाइम आउट एक ऐसा फंक्शन है जो कि एसिंक्रोनस है, क्या है, और यहां पर आप इसकी टाइमिंग दे सकते हो। यहां आप बोल दो कि इसको 3 सेकंड के बाद चला लो, 3 सेकंड के बाद, 1000 का मतलब 1 सेकंड, 2000 का मतलब 2 सेकंड। तो अगर आप इसको चलाएंगे तो देखो अभी पहले फर्स्ट कंसोल चल रहा था, सेकंड और थर्ड चल रहा था। ये चला फर्स्ट कंसोल, थर्ड कंसोल और सेकंड कंसोल। इसने क्या किया, अच्छा यहां देखें, जावास्क्रिप्ट प्रोमिसेस वर क्रिएटेड टू मेक एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट। एसिंक्रोनस क्या था वो मैंने आपको यहाँ बता दिया, कि अगर आपके किसी एक फंक्शन या किसी एक टास्क को टाइम एग्जीक्यूट होने में थोड़ा सा डिले हो रहा है, तो वो क्या करेगा, अपने आप को स्टॉप नहीं करेगा, नीचे वाले जितने भी कोड होगा उसको रेंडर करेगा। जब वो एग्जीक्यूशन खत्म हो जाएगी, मतलब उस फंक्शन को कॉल होने में टाइम हो जाएगा, तो वो खुद ब खुद कॉल हो जाएगा। आपने अक्सर वेबसाइट देखी होगी कि अगर किसी वेबसाइट्स का बैनर नहीं आ रहा लोडिंग में, तो बाकी के नीचे तो डेटा आ रहे ना, इसी वजह से उसने भी सारे क्या किए होते, एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट यूज की होती है। एसिंक्रोनस फंक्शंस हो गए, एसिंक्रोनस मेथड्स, सबको उन्होंने एसिंक्रोनस में रखा हुआ कि अगर एक चीज को मतलब कंसोल होने में या एग्जीक्यूट होने में टाइम हो रहा है, तो बाकी जितना भी कोड होगा ना उसको स्टॉप ना करो, उसको स्टॉप, बल्कि क्या करो, उसको चलाओ। जब मैं यहाँ पर 3 सेकंड हो जाएंगे तो मैं खुद ब खुद एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाऊंगा। तो यहाँ पर भी यही हो रहा है। अगर मैं यहाँ पर दिखाऊं आपको, फर्स्ट कंसोल हो रहा है, सेकंड हो रहा है, मतलब सेकंड होने में अभी थोड़ा सा टाइम है, इसने क्या कर दिया, अपने आप को स्टार्ट कर। इससे क्या हुआ कि ये जो थर्ड वाला था ना, इसको रोका नहीं, इसको कंसोल करवा दिया पहले से। जब इसके टाइम स्टार्ट हो गया, मतलब टाइम 3 सेकंड हो गए, तो ये फिर आपके पास आ गया। बात समझ आ रही है? इसी तरह से हम इसको एसिंक्रोनस बोलते हैं। सिंक्रोनस क्या होता है, जब तक ये फंक्शन नहीं चला, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ कर दिया, यहाँ पर मैंने एरर दे दिया, तो जब तक सेकंड वाला एरर सॉल्व नहीं होगा, थर्ड वाला हमारे पास नहीं चलेगा। बात समझ आ रही है? या तो मैंने यहाँ रखा हुआ ना सेट टाइम आउट में, ये तो चलते ही बाद में, या आपको बाद में पता लगेगा इवेंट लूप्स। इवेंट लूप्स अगर आप देखो ना डायग्राम, आप घर में जाके इवेंट लूप देखो तो आपको एसिंक्रोनस और सिंक्रोनस का पूरा मेथड समझ आ जाएगा। ये अपने आप को क्यू में रखता है, सही है भाई। इसके पूरे डायग्राम मैंने पिछली वाली क्लास में रखा था, आप लोगों को भी मैं इंशाल्लाह की क्लास में दे दूंगा। ये देखो, ये वाला डायग्राम है ना, इसको आप देख लो। ये देखिए, ये पूरा इवेंट लूप जावास्क्रिप्ट का चलता है। क्या मतलब कि अगर सिंपल कंसोल हो, ये इमेज, अच्छा जावास्क्रिप्ट का बिहेवियर क्या होता है, बिहेवियर ये होता है कि अगर आपके पास सिंपल कंसोल हो ना, जैसे कि ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, तो इसको आप डायरेक्ट चलाते हैं। ये देखो क्या कर रही है, वेब के अंदर डायरेक्ट चला रहे हैं। लेकिन अगर आपके पास कुछ ऐसे टास्क हो, जिससे कि हमारे पास क्या हो सकता है, प्रॉमिस हो सकता है,
ऑन क्लिक का बटन हो सकता है। जितने भी हमारे पास कोड बेस होते हैं या टास्क होते हैं उसको कहाँ रखना होता है। फॉर एग्जांपल इसने बोला कंसोल ए, कंसोल डॉट लॉग ए, तो इसने लॉग को क्या कर दिया, डायरेक्ट चला दिया। कुछ टास्क हमारे पास क्या होते हैं जिसकी प्रायोरिटी हमारे पास कम होती है, किसी की प्रायोरिटी क्या होती है, हाई होती है। अब आपके पास देखिए यहाँ पर कंसोल है तो ये डायरेक्ट चलेगा, ये भी डायरेक्ट चलेगा, ये भी चलेगा। अगर कुछ फंक्शंस ऐसे होते जैसे कि ऑन क्लिक बटन हो गए, तो इसको अगर एग्जीक्यूट होने में टाइम ले रहा है तो ये अपने आप पास रखेगा, क्यू में रखेगा। इसको बोलते हैं क्यू, मतलब कोई फंक्शन होगा ना, इसको इसने क्यू में रखा। ये जो सेट टाइम आउट था ना, ये क्या था, इसको इसने क्यू में रखा कि आपको एग्जीक्यूट होने में थोड़ा सा टाइम है। जो टास्क हमारे पास जल्दी परफॉर्म होते हैं उसको यहाँ क्या रखना है। अब देखो ये प्रायोरिटी क्यू है, ये कॉलबैक्स है, और कॉलबैक्स क्या होते हैं हमने पढ़ लिया। अभी अगर कॉलबैक्स को एग्जीक्यूट होने में टाइम ले रहा है तो जावास्क्रिप्ट इसको वेब पे चलाने से पहले कहाँ रखता है, क्यू में रखता है। अब हमारे पास कुछ टास्क होते हैं जो कि प्रायोरिटी वाइज होती है, ये हमारे पास है लो प्रायोरिटी, जैसे कि कंसोल, तो ये कहाँ जा रहे हैं, देखो ये यहाँ पर, यहाँ से आके ये लोएस्ट प्रायोरिटी वाला। तो पहले हमारे पास कौन चलता है, लोएस्ट प्रायोरिटी वाला। कुछ हमारे पास टास्क होते हैं जो कि क्या होते हैं, हाई प्रायोरिटी वाले। जो हाई प्रायोरिटी वाले होते हैं वो ये चल रहे होते हैं। अब प्रायोरिटीज क्या होती है, जितनी प्रायोरिटी हाई होगी उतना वो जल्दी कॉल हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर एक चीज है उसको कॉल करने में ज्यादा टाइम नहीं ले रहा तो वो क्या हो जाएगा, जल्दी से कॉल हो जाएगा। अब इसके बाद हमारे पास होते हैं सेट टाइम आउट, एक होते हैं प्रोमिस और एक होते हैं कंसोल। अगर आपसे कोई पूछे कि भाई सेट टाइम आउट पहले चलेगा या आपके पास प्रोमिस पहले चलेगा या आपके पास कंसोल पहले चलेगा, तो आप क्या बताओगे, पहले कंसोल चलेगा फिर क्या चलेगा, क्योंकि प्रोमिस लो प्रायोरिटी किसकी है, वो हाई प्रायोरिटी। और इसके लिए यूज होता है वर्ड, वो होता है लाइट वेट। क्या होता है, लाइट वेट। सही है भाई, ये दोनों काम सेम ही कर रहा है, ये भी प्रोमिस है, ये भी क्या है, प्रोमिस ही की तरह ही है, लेकिन इसकी प्रायोरिटी हाई है, ये लाइट वेट होता है। तो पहले ये चलता है, सबसे पहले कंसोल, फिर ये, और फिर क्या चलता है, ये जावास्क्रिप्ट के कोड के चलाने का बिहेवियर है, इसे कहते हैं इवेंट लूप। इंटरव्यू में भी पूछते हैं कि भाई इवेंट लूप बताओ क्या होता है, तो आप उसको बोल दें कि जावास्क्रिप्ट के रनिंग टाइम के बिहेवियर को बोलते हैं इवेंट लूप। इवेंट लूप क्या होता है कि अगर कोई टास्क हाई प्रायोरिटी पे हो तो इसको जल्दी चलाते हैं, अगर लो प्रायोरिटी पे हो तो इसको क्यू में रखते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल प्रोमिस है लाइट वेट, उसको पहले चला देता है। इसके बाद है कॉलबैक्स या कोई बटन या कुछ हो तो वो क्या है, लोएस्ट प्रायोरिटी, तो वो क्या होता है, वो बाद में चलता है। तो ये चलाने का हमारे पास क्या है, एक कॉलबैक है। कोड मतलब ये देखिए, ये देखिए क्या है, ये कंसोल, ये डायरेक्ट पे चल जाएगा। अब क्या है यहाँ पर, सेट टाइम आउट, यहाँ पर क्या है। अब सवाल ये है कि पहले प्रोमिस चलेगा कि शायद ये चलेगा। कोड भी इन्होंने दिया हुआ है, देखो बेहतरीन चीज दी हुई है। ये देखो सबसे पहले क्या चला, स्टार्ट, ये रहा। इसके बाद एंड क्या है, देखो जितनी प्रायोरिटी हाई होगी सबसे पहले वो चलेगा। अब इन दोनों की बात है, इसमें क्या चलेगा सबसे पहले, सेट टाइम आउट और इसके बाद क्या चला, प्रोमिस। नहीं, पहले ये चला प्रोमिस और फिर क्या चला, ये देखो ये एग्जीक्यूट हो रहा है, मतलब इनपुट भी दे दिया और आउटपुट भी दे दिया। तो ये ऐसे चलता है, इसको कहते हैं इवेंट्स, जावास्क्रिप्ट के इवेंट्स चलते हैं। बात समझ आ गई ये वाली। तो यहां से हम आज पढ़ रहे प्रोमिस। अब प्रोमिस क्या होता है, जावास्क्रिप्ट प्रोमिसेस वर क्रिएटेड टू मेक एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट easier to use. A promise object represent the completion or failure of a asynchronous operation. अब इसमें अंदर तीन चीजें होती है, एक होती है हमारे पास पेंडिंग, एक होती है हमारे पास, और एक होती है अगर एसिंक्रोनस टास्क सक्सेस हो गया तो वो कहाँ जाएगा, अगर वो फेल हो गया तो कहाँ जाएगा, और अगर आपने उसके अंदर टाइमिंग रख दी तो वो कहाँ होगा। अब देखिए क्या हो रहा है, ऑपरेशन स्टार्टेड, अभी तक खत्म नहीं हुआ, तो वो किसमें, अगर वो फेल हो गए तो, और अगर वो कंप्लीट हो गए तो फुल। प्रोमिसेस क्यों,
मेनी कॉल बैक्स बिकम हार्ड टू रीड एंड हार्ड टू। अभी हमने ये देखा था यहाँ पर कि ये लिखने में भी मुश्किल है, एग्जीक्यूट होने में भी क्या है, यहाँ पर भी ये बता रहे हैं कि आप देखो इसके अंदर ये चल रहा है फिर फंक्शन चल रहा है, फिर ये चल रहा है फिर फंक्शन, मतलब समझ भी नहीं आ रही है, ये मुश्किल है। और इसी को बोलते हैं कॉलबैक हेल। द स्टाइल अबव इज ऑफन कॉल्ड कॉलबैक प्रोमिसेस लेट यू राइट द सेम लॉजिक इन अ। अब प्रोमिसेस के अंदर और कॉलबैक, प्रोमिसेस के अंदर और कॉलबैक के अंदर, नेस्टेड कॉलबैक के अंदर कोई फर्क नहीं है। बस प्रोमिसेस क्या करता है, आपको क्लियर कोड देता है, क्लियर कोड। A promise act as a placeholder for a value that will be available at some point in the future, allowing you to handle asynchronous code in a linear way. जैसे कि आपके पास प्लेस होल्डर होते हैं ना, इंटर योर नेम, इंटर योर ईमेल, ऐसे समझ रहा है कि अभी दिख रहा है, अगर मैंने क्लिक किया तो फिर मैं कोई वैल्यू लिख सकता हूँ। इसी तरह प्रोमिसेस भी है, आपको पता है या तो ये क्या हो जाएगी, रिजेक्ट हो जाएगी, या क्या हो जाएगी, फुलफिल हो जाएगी, जिसे हम कहते हैं रिजोल्व कहते हैं। प्रोमिसेस स्टेट, 3 स्टेट होते हैं इसके अंदर। प्रोमिसेस चलते ही कहाँ जाते हैं, पेंडिंग में, अगर फेल हो गए तो रिजेक्टेड, अगर पास हो गए तो क्रिएटिंग अ प्रॉमिस। इसको लिखने का तरीका ये है, लेट प्रॉमिस, नियो प्रॉमिस, फंक्शन, वैल्यू और रिजेक्ट। अगर कोड पास हो गया तो क्या होगा, रिजोल्व, अगर फेल हो गया तो रिजेक्ट हो गया। मतलब ये जब स्टार्ट हो जाएगा तो पेंडिंग में चले जाते हैं ना ये। अब पेंडिंग यहां से स्टार्ट हो गई, रिजोल्व हो गई तो फुलफिल, रिजेक्ट हो गया तो रिजेक्टेड। द प्रोमिसेस कंस्ट्रक्टर टेक्स अ फंक्शन विद 2 पैरामीटर्स। जो हमारे पास प्रोमिस होते हैं वो 2 चीजें देता है, एक क्या रहता है, रिजोल्व और एक, और जरूरी नहीं है कि ये दोनों नाम सेम हो, रिजोल्व भी लिखो, आप ए लिख दो, बी लिख दो। ए का मतलब क्या हो गया, पास, और बी का मतलब अगर फेल आ गया। प्रोमिसेस, हाउ टू हेयर, हाउ टू यूज प्रोमिसेस। माय प्रोमिस लगाते, देखिए इसने क्या किया, ये लिखा और डॉट लगा के क्या कर दिया, यहां पर ये नहीं हो रहा था, यहां पर मैं डॉट लगा के काम नहीं कर रहा था, यहां पर मैं हर एक फंक्शन को कॉल कर रहा था। इससे बेहतर ये कि आप ये करो, आप बोल दो कि लेट वैल्यू न्यू प्रोमिस, प्रोमिस के अंदर 2 वैल्यू जाएगी, रिजोल्व और रिजेक्ट। ये लिखना जरूरी नहीं है, मतलब आप कोई भी नाम लिख सकते हैं। 2 वैल्यू जाएगी, 2 वैल्यू जाने के बाद आप उसके अंदर क्या लिख देते हो, कोई वैल्यू लिख देते हो। अगर लेट से मैं डायरेक्ट फंक्शन बना रहा हूं तो आप यहाँ पर क्या करोगे, फंक्शन बनाओगे। अगर आप एरो फंक्शन बना रहे हो तो इन सबको क्या कर दो, पैरेंथेसिस में बंद कर दो, ये आपका प्रोमिसेस बन गया। अब इसको कॉल कैसे करते, मैं यहाँ पर आऊंगा वैल्यू डॉट देन, वैल्यू डॉट देन के अंदर मैं पूरा काम करूंगा। देन के अंदर क्या होगा, अगर ये रिजोल्व हो गया, ऐसे लिखो, लिखने में और आसानी हो जाएगी, डॉट देन, ऐसे आप नीचे चलते जाओ। आप देखो क्या होगा, जो आपने ये लिखा था ना पूरा कोड, ये वाला फंक्शन 1, आप यहां लिख दो फंक्शन 1, यहां पर आप क्या लिख दो, फंक्शन, जब ये रिजोल्व हो जाए तो फंक्शन 2, और जब ये रिजोल्व हो जाए तो फंक्शन 3, और फंक्शन 3 के अंदर आप कंसोल चला दो, कंसोल डॉट लॉग के अंदर क्या होगा कि अगर आप डायरेक्ट कंसोल चला रहे हो तो डायरेक्ट चला दो कंसोल डॉट, इसके अंदर आपने कुछ वैल्यूज रखनी होगी और यहाँ पर ये कंसोल डायरेक्ट चल जाए। तो जो काम हम यहाँ से कर रहे थे, फंक्शन के अंदर फंक्शन के अंदर फंक्शन, इससे बेहतर तरीका ये है कि आप डॉट देन में ये वैल्यूज रखते। सही है भाई, यहाँ पर देखो इन लोगों ने भी यही किया है, डॉट देन करके वैल्यूज रखा। आप यहाँ पर ये भी कर सकते हो, अगर आपने अलग अलग सब के लिए लगाना तो आप लिखिए डॉट देन, और डॉट देन के अंदर क्या होगा, डॉट देन आपने लिखा और साथ में क्या होगा, ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, ये वाला एग्जीक्यूट कर, ये फंक्शन 1 आया, डॉट देन फंक्शन 2। अगर आप सबको सेपरेट चला रहे हो, डॉट देन ऐसे चला, ये देखो। अब इसका और इसका काम सेम है, इसका काम और इसका काम क्या है, ये नेस्टेड फंक्शन है और ये हमारे पास प्रोमिसेस है।
तो लिखने का अलग अंदाज है। बस ये बुक में भी ये कह रहे हैं कि रीड करना क्या हो जाता है, इजी हो जाता है। डॉट देन आया तो आप इसके अंदर ये कर दो, फंक्शन चला दो। बात समझ आ रही है? प्रोमिसेस को कैसे लिखते हैं, आपने प्रोमिस क्रिएट किया, प्रोमिस के अंदर या तो रिजोल्व जाएगा और या क्या जाएगा, रिजल्ट जाएगा। ये इसके लिए भी बेहतर है कि अगर आप नेस्टेड लूप के अंदर फंक्शन भी बना रहे हो, लेट से अगर मैं कोई फंक्शन बना रहा हूं, मैं यहां पर आ रहा हूं, मैंने कहा एक फंक्शन बन रहा है, फंक्शन के अंदर ये मेन फंक्शन है और मैं यहां पर लिख रहा हूं कॉल बैक, कॉल बैक, और यहां पर मैंने लिखा कॉल बैक। ये मैंने दो फंक्शन बना दिए और यहां पर आप मैं कंडीशन भी लगा रहा हूं, इफ अगर कोई नंबर बड़ा हो या कोई नंबर छोटा हो, सही है। मैंने कहा कि इफ अगर नम इज इक्वल टू 0 हो तो आप कर दो, एल्स ये कर दो। अब आप देखिए थोड़ा सा मुश्किल टास्क लग रहा है, एक कॉल बैक भी बना रहा हूं, फिर इसके अंदर कंडीशन भी लिख रहा हूं, तो ये सारी चीजें मुश्किल हो रही है। क्या हो रही है भाई, मुश्किल हो रहा है कोड होना। तो आप इसको सब हटा के आप इसको प्रोमिसेस में बना सकते हो। प्रोमिसेस में कैसे बना सकते हो, आप उसको बोलते हो कि प्रोमिस एक वैल्यू आ रही है, कॉन्स्ट वैल्यू इज इक्वल टू न्यू प्रोमिस क्रिएट करते हो आप, रिजोल्व और रिजेक्ट। अब आप सिंपल बता दो कि इफ एक कंडीशन आएगी, इफ ये एक कंडीशन आएगी, लेट से मैं लिख लेता हूं, अगर इक्वल टू 0 हो, नम इक्वल टू 0 हो, यहां पर अगर ये हो गई तो आप क्या लिख दो, रिजोल्व कर, रिजोल्व में ये चला दो कि चल गया। अगर ये फेल हो गई, क्या हो गई भाई, तो आप इसको बोल दो रिजेक्ट में, सही है। आप इसको बोल दो रिजेक्ट, ऐसे कर दो। तो ये सिंपल लग रहा है या ये सिंपल लग रहा है, कॉल बैक आ रही है यहाँ पे, फिर कोई वैल्यू आ रही है, तो इसका मतलब ये है कि हम प्रोमिसेस के अंदर अपना काम आसानी से कर सकते हैं। आप देखो इसको कंसोल करने के तरीका क्या है, आपने लिखा वैल्यू डॉट देन, आपने क्या लिखा, देन लिखा कि अगर वैल्यू डॉट देन अगर रिजोल्व हो जाए तो आप क्या कर दो, अगर देन रिजोल्व हो तो आप इसके अंदर कंसोल चला दो कि ये रिजोल्व हो चुका है। अगर फेल हो गए तो आप क्या चलाओ, डॉट देन करके आप क्या चला दो, रिजेक्ट चला दो। रिजेक्ट में क्या होगा, आप फॉर एग्जांपल कोई कंसोल चलाना चाह रहे हैं, कोई वैल्यू चलाना चाह रहे हैं, वो आप इसके अंदर दे सकते हैं। अब सवाल ये है कि कौन सी वैल्यू कहां यूज करें, कॉल बैक कब यूज करें और हमारे पास प्रोमिसेस कब यूज करें। कॉल बैक आपको तब यूज करना चाहिए जब आपके पास सिंपल एपीआई फेच करनी हो, सिंपल एपीआई फेच करनी हो। प्रोमिसेस तब यूज करें जब आपके पास कोड जो है ना, व्हेन कोड नेस्टेड और कॉम्प्लेक्स मुश्किल हो, तो आप क्या यूज करो। ये मैंने आपको आज सिर्फ प्रोमिसेस का आइडिया दिए, अगली क्लास में ये वाली क्लास में ये जो कॉल बैक है ना, इससे एपीआई कैसे फेच होती है वो आज देखते हैं। प्रोमिसेस का बाकायदा काम हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। सिर्फ समझना ये है कि एपीआई और प्रोमिसेस के दरमियान क्या फर्क, बात समझ आ गई। फिर इसके अंदर एक और चीज होती है जिसे हम कहते हैं एसिंक अवेट। क्या होते हैं भाई, अब सवाल ये है कि एसिंक अवेट भी एक वैल्यू होती है, एसिंक और क्या होती है भाई, आपके पास अगर कोई ऐसा फंक्शन हो जो कि एग्जीक्यूट होने में कोई टाइम नहीं ले रहा हो और वो सिंक्रोनस हो, क्या हो भाई, अगर ये फेल हो गया तो बाकी पूरा कोड फेल। इस चीज को रोकने के लिए कि भाई अगर ये फंक्शन फेल हो गया तो बाकी कोड फेल ना हो जाए, इसके लिए हम यूज करते हैं एसिंक अवेट। इस फंक्शन को हम एसिंक्रोनस बनाते हैं, वो भी हम देखेंगे बाद में। लिखने का तरीका क्या है वो भी देख लो, हम इससे पहले लिख रहे होते एसिंक। अब इसके अंदर कोई भी कोड आया, लेट से मैं कोई कोड लिख रहा हूं या मैं कोई रिटर्न लिख रहा हूं, कोई भी वैल्यू लिख रहा हूं, उससे पहले आपने क्या लगाना होगा, अवेट लगाना होगा कि अवेट कर लो और फिर मेरा कोड दे दो। ये अवेट करके फिर मेरा कोड दे दो। तो ये हमारे पास एक ऐसा फंक्शन बना कि जब तक ये रिजोल्व ना हो बाकी कोड चलेगा, जब ये रिजोल्व हो जाए तो ये बाद में रेंडर हो जाए। ये फंक्शन के अंदर इस्तेमाल करते हैं एसिंक
अवेट। अब प्रोमिसेस का अल्टरनेट है ये एसिंक अवेट जो है ना, ये प्रोमिसेस का भी अल्टरनेट है। अगर आप प्रोमिसेस भी यूज ना कर रहे हो तो इससे बेहतर अल्टरनेट क्या है, आप क्या यूज करो, एसिंक अवेट। लेकिन अभी सब फिलहाल के लिए हम जो कॉलबैक यूज कर रहे हैं फेच का वो देखते हैं। क्या होता है फेच हमारे पास, फॉर एग्जांपल मैंने लिखा फंक्शन, मैंने लिखा कि फेच डेटा, फेच मैं कोई डेटा फेच कर रहा हूं। डेटा फेच करना कहां से भी हो सकता है, कहीं से भी हो सकता है। अब मैं यहां पर बाकायदे क्या लगा रहा हूं, फेच लगा रहा हूं। जब आप फेच लगाते हैं तो फेच लगाने के साथ साथ आपको कुछ वैल्यूज मिलती है। जब आप फेच लगाते हैं तो फेच के बाद आपको क्या लगाना होता है, देन लगाना होता है। अब फेच करने के लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे इस फंक्शन को कॉल करना होगा। दोबारा से रिकॉल कर लो अपने आप को, ये वही सिंपल फंक्शन है। एक फंक्शन बना और फंक्शन क्या हुआ यहाँ पर, इन्वोक हो गया। मैं बोल रहा हूं कि जब वो फंक्शन बनेगा ना तो बाहर से क्या आएगी, कोई डेटा आएगा बाहर से। उस डेटा को कोई हैंडल भी करना होगा, तो हैंडल करने के लिए मैं यहाँ पर पेरीमीटर में एक फंक्शन ले लेता हूँ। क्या ले लेता हूँ, कॉलबैक ले लेता हूँ। इस कॉलबैक का मैं नाम लिख देता हूँ हैंडल फंक्शन, हैंडल डेटा। सही है भाई। ये क्या आएगा, ये मैंने पेरीमीटर में कोई वैल्यू ले ली, इस वैल्यू को मुझे रिसीव भी तो करनी होगी। क्या करनी होगी भाई, रिसीव करने के लिए मैं सिर्फ यहाँ पर देन में लगाऊंगा। इसको क्या लगाऊंगा, देन में। देन में कैसे लगाऊंगा, उसके लगाने के लिए आप क्या करोगे, आप सिंपल आओगे, आप बोलोगे कि यहाँ पर क्या है, यही फंक्शन मैंने कॉल कर दिया हैंडल डेटा, और इसके अंदर मैं क्या डालूंगा, इस चीजों को भूल जाओ, ये जो चीज है ना ये भूल जाओ। क्या हो रहा है यहाँ पर वो समझो। एक फंक्शन बन रहा है मेन फंक्शन फेच डेटा, वो कॉल हो रहा है। पेरीमीटर में क्या ले रहा हूं, अच्छा इस फंक्शन को बना भी देते साथ साथ ताकि आपको ये परेशानी, फंक्शन हैंडल डेटा ये मैंने बना दी। मैंने कहा कंसोल कर दो, मैंने क्या कंसोल कर दो, डेटा फंक्शन सॉरी ये हुआ ऐसे डेटा, और मैं इसको डेटा, ये समझ आ गई मैंने क्या हरकत की है। सिर्फ यहाँ ये समझो ये क्या हो रहा है, एक मेन फंक्शन बन रहा है जिसके अंदर डेटा फेच करो। डेटा फेच नहीं किया, फेच को भी छोड़ दो, देन को भी छोड़ दो थोड़ी देर के लिए। सिर्फ देखो कि कॉलबैक के अंदर वो फंक्शन जा कैसे रहा। मेन फंक्शन कॉल हुआ, मेन फंक्शन बना, मेन फंक्शन के अंदर क्या कॉल हो रहा है, ये हैंडल डेटा इस मेन फंक्शन के अंदर मैं कहां दे रहा हूं, पेरीमीटर के अंदर, तो इसको आर्गुमेंट में भी होना चाहिए। तो मैं सिंपल क्या कर लेता हूं, यहां पर दे देता हूं। ये दो काम तो हो गए, जो फंक्शन मैंने यहां पर आर्गुमेंट में दिए वो मैंने पेरीमीटर में। अब ये बोलेगा कि आपने जो पेरीमीटर में रिसीव करवाया वो फंक्शन है कहां पे, मैंने बोला वो फंक्शन ये रहा, वो मैंने। अब इसमें क्या हो रहा है वहां देखो, ये तीन चीजें समझ आ गई। मेन फंक्शन बना, मेन फंक्शन के अंदर आर्गुमेंट में कुछ चीज दी है मैंने, वो क्या दिए मैंने, फंक्शन का नाम। फंक्शन का नाम मैंने पेरीमीटर में रिसीव कर दिया, वो फंक्शन है कहां पे। अब देखो ये वाला है, ये वाला काम मैं बता रहा हूं, फंक्शन बना रहा हूं, फंक्शन है कहां पे, वो ये रहा वो मैंने बनाया। समझ आ रही है, यहां तक आ गया मैं, यहां तक आ गया, तीन चीजें आ गई। अब अगर आपने कोई फंक्शन बनाया है जो कि आपने उसको पेरीमीटर में रिसीव किए, आर्गुमेंट में आपने दिए और फंक्शन बनाया भी है, इस फंक्शन को कहां कॉल किए भाई। अगर जब आप कोई भी फंक्शन बनाते हो, फंक्शन एग्जीक्यूट करने का उसूल क्या है, आप इसको क्या करते हो, कॉल करते हो, और कॉल करने में आप क्या देते हो, मैंने क्या दिया यहाँ पर पेरीमीटर। इस पेरीमीटर में इस आर्गुमेंट को यहाँ पर क्या करेगा, ये रिसीव कर देगा। मैंने क्या बोला, रिसीव हो गया। जैसे ही रिसीव हो गया यहाँ पर तो ये इसका काम कंप्लीट हो गया। आप सिर्फ इसको देखो, आउटर वाले फंक्शन को भूल जाओ, बाहर वाले फंक्शन को भूल जाओ, इधर वाले फंक्शन क्या कर रहे हैं देखो, आर्गुमेंट में क्या ले रहे हैं, मेन में क्या ले रहे हैं पेरीमीटर में, और वो मैं कंसोल करवा रहा हूं। अब ये बोलेगा जो आपने आर्गुमेंट में डेटा दिया है ये डेटा है क्या, ये तो कोई ऐसा तो नहीं है ना, ये ऐसे तो नहीं है, ये क्या है आपके पास एक वेरिएबल है। अब ये डेटा वेरिएबल ढूंढेगा, ये क्या करेगा, ये जाएगा ऊपर, कहा जाएगा, अपने मेन फंक्शन के अंदर। मेन फंक्शन के अंदर ये आया, इसने क्या बोला कि ये जो फंक्शन यहाँ पर कॉल हुआ है ना,
इसको मैंने यहां से हटा दिया और कहां लगा दिया, मेन के अंदर। तो जब मेन फंक्शन चलेगा, मेन फंक्शन के चलने के बाद आपका इनर फंक्शन चलेगा कॉलबैक, और कॉलबैक के अंदर क्या जाएगा, डेटा जाएगा। अब ये डेटा होगा कहां पे, सिर्फ हमने वो देखना। क्या होगा, मैं यहां पर फेच करूंगा एपीआई को। किसको फेच करूंगा, एपीआई को फेच करने के लिए क्या होता है, क्या था भाई, डमी जेसन, आगे क्या था, प्रोडक्ट्स या यूजर्स, प्रोडक्ट्स, ऐसे था। चलो देख लेंगे, अगर आइटम नहीं आया, डेटा नहीं, तो हम समझेंगे इसके URL हम उठा देंगे। इस तरह ही था मेरे ख्याल से HTTP डेफिनेशन, इस तरह ही था ना। अब मैंने एक डेटा उठाया, इस डेटा को कहां पे रखूंगा मैं, भाई ये डेटा आपने कहां से निकाले, ये वेरिएबल का है। मैंने कहा जब ये सक्सेसफुल हो जाए, ये क्या हो जाए, अभी जो मैंने आपको प्रोमिस का बताया कि जब कोई वैल्यू सक्सेस हो जाती है तो देर पे क्या जाता है, रिजोल्व जाते हैं। और ये रिजोल्व जो होते हैं, रिजोल्व ये कहां से आ रहा होता है, पैरामीटर से। मैंने कहा कि जब ये डेटा रिजोल्व हो जाए, हैंडल डेटा यहां पर आ जाए, तो आप यहां पर क्या दे दो, रिजोल्व कर दो। आप क्या कर दो, रिजोल्व दे दो। ये क्या होगा, जब ये डेटा मिल जाएगा इसको, तो ये डेटा इसको कॉलबैक हाई ऑर्डर फंक्शन के अंदर रख देगा, और ये हाई ऑर्डर फंक्शन किसी और फंक्शन के अंदर जा रहे हैं, ये रहा। और इस फंक्शन के अंदर क्या हो रहा है, सिर्फ इसको कंसोल करवा रहा हूं। इसको क्या करवा रहा हूं भाई, कंसोल करवा। यहां तक ये आया, फेच आया। एक चीज हमारे पास मिसिंग है जो कि ये हमें नहीं देगा। आपका जो ये डेटा आता है, ये आता है जेसन में। किस में आता है, इसको बताना पड़ेगा कि इसको जेसन में ले आओ, इसको ये बताना पड़ेगा कि इसको किस में ले आओ, जेसन में। जो मैंने बताया कि भाई आपका जो ये डेटा है ना, इसको आप ले आओ डेटा डॉट जेसन, कहाँ है जेसन, और इसको कैसे बता, बात समझ आ रही है। ये डेटा आया, वो डेटा, अच्छा इसको मेरे ख्याल से यहाँ पर ऐसे करने की भी जरूरत नहीं है। डेटा, अच्छा अब इसको देखते हैं कि ये एरिया हमने सही लगाई है कि गलत लगाई। अच्छा बाकी चीजें कहाँ है जो खुली, ये आया। अच्छा ये देखो, मैं जाता हूँ यहाँ पर और डमी जेसन की एक है उठा देता, कहाँ है प्रोडक्ट्स, गेट गेट, देखता हूँ ना भी कहाँ है वो गेट, ये रहा। अच्छा ये रहा, प्रोडक्ट आ गए, ये पूरा मैं उठा देता हूँ यहाँ से, पेज, ये पूरा पेज उठाया मैंने। देखो मसला था ना इसमें, डॉट कॉम नहीं था इसमें, और ये उठा देता हूँ रिजोल्व वाला, मैंने इसको रिजोल्व कर दिया, सिंपल। सही है भाई, इसने इसको रिजोल्व कर दिया ताकि ये जेसन में आ जाए। अब अगर मैं यहाँ देखूं तो ये आपके पास पूरा क्या आ चुका है। अच्छा अभी जो ये डेटा आ रहा है ना, मेन फंक्शन का सिर्फ काम ये था आपका डेटा लाना, आपके पास आपका डेटा, बस यहां तक काम था। इसको कॉलबैक में क्यों रखा, यहां पर क्यों रखा, यहां पर रखने का मतलब ये है कि आपके पास जो डेटा है ना, ये पूरा एरे के अंदर जो ऑब्जेक्ट आ रहे हैं, हर ऑब्जेक्ट के अंदर आप क्या चलाओ, मैप चलाओ। आप क्या चलाओ, थोड़ी देर के लिए ये समझो कि आप सबके ऊपर क्या चलाओ, और मैप नहीं, यहां पर क्या चलाओ, फंक्शन चलाओ। वो जो मैप चलाते थे ना, वो पूरे डेटा के अंदर हमने क्या चला दिया, फंक्शन। तो ये वाले फंक्शन के अंदर हर ऑब्जेक्ट आ गया, क्या आ गया, हर एक ऑब्जेक्ट आ गया जो कि यहाँ पर मौजूद है, ये रहिए प्रोडक्ट्स के नाम। और जो पूरा ऑब्जेक्ट है वो किसमें पड़ा हुआ है, अगर अभी मैं डेटा डॉट प्रोडक्ट करूँ ना, डेटा इसके अंदर जाने के लिए हम करते हैं डॉट, हम क्या करते हैं, जैसे कि लेट से मैं लिखता हूं यहाँ पर कंसोल में डेटा डॉट लिमिट, इसकी लिमिट क्या है, डेटा डॉट, तो लिमिट क्या है इसकी। अब इसका मतलब हमें ये समझ आया कि हमने जो ये डेटा वाला ऑब्जेक्ट कॉल किया ना, तो इस डेटा के अंदर हमारा पूरा जो डेविएशन का पाथ था, उस पूरा डेटा इस हैंडल के अंदर आ गया हमारे पास। अब अगर आप इसके अंदर देखते हो डेटा डॉट प्रोडक्ट, आप क्या लिखते हो, देखो सबके ऊपर क्या चला था, डेटा,
मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया कि इस फंक्शन के अंदर आप सिर्फ डेटा नहीं, डेटा डॉट क्या कर दो, प्रोडक्ट्स लिख दो। तो डेटा डॉट करके क्या आएंगे, प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पर मैं कंसोल करता हूँ, यहाँ पर आपके पास सिर्फ क्या आ रहे हैं अभी, वो स्किप वाला, लिमिट वाला, सारी चीजें। अब ये जो कॉलबैक फंक्शन है ना, कॉलबैक फंक्शन, ये सिर्फ इस पूरे ऑब्जेक्ट के ऊपर चल रहा है, हर एक ऑब्जेक्ट के ऊपर। एक मेन फंक्शन था, उसने एपीआई फेच कर दी, उसका काम खत्म। जो मेन फंक्शन था ना ये वाला, इसने एपीआई को फेच कर दिया, इसका काम क्या हो गया, इसका काम ये था कि आपने जब एपीआई को फेच कर दिया, एपीआई में से क्या क्या चीजें निकालनी है, मैंने बताया कि एपीआई में से आप क्या निकाल लो और उस पूरे प्रोडक्ट को कहां रख दो, एक नया फंक्शन के अंदर। अब इस नए फंक्शन के अंदर सारे प्रोडक्ट आ गए। अब इस प्रोडक्ट के अंदर जाके अंदर जाके कोई वैल्यू देख रही हो तो आप इस फंक्शन के अंदर कर सकते हो। तो मैप का भी यही काम है कि एक मेन फंक्शन के ऊपर लूप चलाते हैं, उस लूप चलाने के बाद अपने एक कॉलबैक के अंदर दे देता है। अब हमने उस कॉलबैक के अंदर कुछ भी करना होगा वो हम यहाँ पर कर सकते हैं। मैं इसके अंदर अब ये कर सकता हूँ कि ये जो मेन फंक्शन है इसके अंदर प्रोडक्ट के अंदर डेटा के अंदर जितने भी डेटा है मैं वो देख सकता हूँ। कैसे देख सकता हूँ भाई, आपने जब डेटा देखा तो डेटा के अंदर क्या मौजूद है, सारे ऑब्जेक्ट्स। अब मैं चाह रहा हूँ कि डेटा के अंदर मैं अंदर जाऊं, इंडेक्सिस करूं। जीरो पे क्या मिलेगा, जीरो पे क्या मिलेगा, पहला वाला ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। तो ये क्या मिला, पहला वाला। इसके अंदर जाके मैं जाता हूं डॉट करके टाइटल, इसका कोई टाइटल होगा या नहीं वो देखते हैं। तो ये देखो पहले वाले के अंदर क्या आ गया, टाइटल आ गया। अब मैं देखता हूं कि इसके अंदर इसकी कोई डिस्क्रिप्शन है क्या, डिस्क्रिप्शन। इसके अंदर इसकी कोई इमेज है क्या, IMG। तीन चीजें मैंने मंगवा ली, टाइटल, डिस्क्रिप्शन और अब इमेज नहीं मिल रही। अब मुझे ये देखना होगा कि इसके अंदर इमेज क्यों नहीं आ रही। तो मैं सिंपल आता हूं, यहाँ पर मैं कंसोल करता हूं। देखो इसको कहते हैं डिबगिंग, सिंपल। आप इसको हटा दो, अब इससे बोलो यार डेटा के अंदर कीज क्या क्या है जो कि मुझे इमेज नहीं मिल रही। आप दोबारा डेटा को कंसोल करो, डेटा को कंसोल करोगे तो इसके अंदर क्या कीज आ रही है, डेटा जीरो पे क्या मौजूद है, कि एक ये भी है, ये भी है, ID भी है, प्राइस भी है, क्या है, इमेजेस के नाम से, क्योंकि इमेज एक नहीं है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूं इमेजेस। अब आप यहाँ देखिए क्या होगा, इमेजेस आ, सही है। अब इसने क्या किया, इमेजेस के अंदर जीरो पे इमेज रखी हुई है। तो यहाँ पर सिंपल इमेज का पाथ आ जाए। देखो इमेज का पाथ आ गया, कहाँ था नहीं, पहले पाथ नहीं आना, पहले उसके अंदर जाना था। देखो उसके अंदर जाना है जी, पाथ नहीं आ रहा भाई, एरे के अंदर आ रही है। अगर आप एरे के अंदर जाओगे तो आप क्या करोगे, ऐसे करोगे, यहां पर आए आप एंटर किया, ये सिंपल क्या है, हमने एक एपीआई को फेच कर ली और एपीआई के अंदर जितना भी डेटा है वो हमने रिसीव कर लिया। यार आज फिर वही हरकत की, चार्जिंग निकालते हुए मैंने वो निकाल दिया। नहीं वीडियो नहीं है, दोबारा स्टार्ट कर, चल रहे हैं। भरोसा नहीं करना चाहिए भाई। डॉट देन तो इसका हिस्सा है, ये फेच का हिस्सा है। जब फेच हो गया सक्सेसफुल होके कहाँ आ जाएगा। हाँ मैं ये कर सकता हूं कि अगर डॉट देन नहीं, मैं क्या लगा देता हूं, कैच। ये यहां नहीं कर रहा, अच्छा ट्राई कैच पे इसको मैं यहां लिख देता हूं देन, मैं यहां लिख देता हूं कि रिजेक्ट, और यहां पे लिख देता हूं कंसोल डॉट लॉग। कौन सा नहीं दिया ना, ऐसे समझाने के लिए बोल रहा हूं कि हम इसके अंदर क्या कर रहे होते हैं, देन कर रहे होते हैं कि अगर ये सक्सेसफुल आया तो ये, अगर रिजेक्ट हो गया तो इन केस आपकी नेविगेशन के एपीआई पाथ गलत हो गया तो ये फिर कहा जाएगा। हाँ जब आप आगे जाके पढ़ेंगे ना उसमें फिर एक चीज और आएगी
कि हमेशा हमने एपीआई को कहाँ रखना होगा भाई, ट्राई केज के अंदर। कहाँ रखना होगा, ट्राई केज के अंदर। ये भी एक बला है, सही है कि अगर ट्राई फेल हो गया तो कहाँ जाएगा, केज के अंदर। ये अभी नहीं पढ़ते क्योंकि आप लोग इतनी सारी चीजें आज पढ़ ली, ऐसा ना फिर बोले कि समझ नहीं आया। देखो कंसोल डॉट लॉग एरर। अब देखो मैं एरर क्रिएट करता हूं, मैंने किया इस डमी का नाम गलत, तो ये कहा जाएगा एरर के अंदर आएगा। सही है भाई, 124 के अंदर ये क्या है भाई, एरर। बात समझ आ रही है। तो इसको आप बाद में देखेंगे कि ट्राई और केच वगैरह ये क्या होता है। यहां तक समझ आया भाई, एपीआई को फेच करके डेटा कैसे लाते हैं। अब देखो अगली क्लास में क्या होगा, केस के ऊपर हम मैप भी चला के देख लेंगे, और मैप के अंदर इसके अंदर आईडी भी देंगे। जो आपने बोला था ना मैप के अंदर इंडेक्स भी होता है। आप यहाँ देखो हर ऑब्जेक्ट के अंदर आईडी होती है अपनी, नीचे आके ये रही, सही है। हर ऑब्जेक्ट के अंदर अपनी एक आईडी होती है, यहाँ पर आके आईडी ये। फिर हम इसको यहाँ पर ऐसे शो कर रहे होते हैं कि फॉर एग्जाम्पल मैं किसी प्रोडक्ट पे जाता हूँ, तो प्रोडक्ट पे जाने के बाद जैसे अगर मैं यहाँ पर जाऊँ ना बाटा, ये आईडी क्यों काम आती है ये देख लेते हैं। लेट से मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया, देखो ये अभी सिर्फ क्या आ रहा है, रेड लेबल। ये कलेक्शन हो सकता है, सही है। एक हो सकता है एरे, हो सकता है एरे के अंदर बहुत सारे ऑब्जेक्ट पड़े हुए। किसी ऑब्जेक्ट पे मैंने क्लिक कर दिया तो उस ऑब्जेक्ट की आईडी यहाँ आके दे देगा। देखो इसने क्या दे दिया, आईडी दे दी, ये इसकी आईडी है। तो इसीलिए हमें अपने आप को यहाँ पर ये समझना चाहिए कि हम यहाँ पर जब आईडी देंगे ना मैप के अंदर इंडेक्स करेंगे, तो उस आईडी के जरिए हम उसको प्रोडक्ट के डिटेल के पेज पे जा सकते हैं कि किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करो, आईडी अगर मैच हो गई तो उसको दिखा दो। यहाँ पर हम ये इस तरह करें। बात समझ आ रही है भाई, यहाँ तक काफी है।